मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू Mythological. In this session, we will be doing questions on permutations, combinations, and probability that have appeared in IPMAT Rohtak and JPMAT examination. Start करते हैं सेशन को. And if you have not already subscribed to the channel, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. And also join the WhatsApp channel. लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में. और if you have any queries or questions regarding your preparation, any queries whatsoever, or any doubts, any particular questions, then you can always message me on Telegram at ADITYKT. So पहले स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से. सारे के सारे फंडामेंटल्स को समझते हैं और फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पे कंटिन्यू करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IPMAT Rohtak 2020. प्लीज कैलकुलेट इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्लेटून ऑफ 16 सोल्जर्स बी चोजन आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 20 सोल्जर्स फॉर अ सर्जिकल स्ट्राइक. तो टोटल 16 सोल्जर्स को मैं चूज करना है आउट ऑफ 20, यानी कि सिलेक्शन करना है. सिलेक्शन ऑफ 16 फ्रॉम 20. सो आंसर विल बी 20C16 NCR फॉर सेलेक्टिंग R आउट ऑफ N. और फॉर्मूला क्या होता है NCR का? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल. सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 16 विच इज 4 फैक्टोरियल. ठीक है. या बेटर कैसे करेंगे, कभी हमें NCR करना है, फॉर एग्जाम्पल 2616 करना है, तो दिस इज सेम एज 20C4. NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC N माइनस R. तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगा, अगर R कैलकुलेट होगा तो R के हिसाब से करेंगे, N माइनस R तो N माइनस R के हिसाब से. 23C16 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20C4. ठीक है. और 20C4 हमने लिख लिया. अब इसके अंदर 20 फैक्टोरियल के जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो लिख लो. तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 एंड देन डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. ओके. एक्सपेंशन के बाद में अल्टीमेटली यही रिजल्ट आएगा. 20C4 यानी कि 20 फैक्टोरियल के फर्स्ट 4 टर्म्स और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. सो आंसर आ जाएगा. थोड़ा काटा पीटी करनी पड़ेगी, फिर आंसर अपना आएगा. 4 फैक्टोरियल 24. 6 से जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, और फिर 4 से यहाँ बचा 5. तो 5 3 15. 15 इंटू 19 इंटू 17. ओके. अब 19 इंटू 17 कैसे करोगे? देखो, एक तो तरीका है कि तुम 17 इंटू 20 340. 340 माइनस 17 इज 323. तो कर लिया हमने 15 इंटू 323. ठीक है. या तो ऐसे कर लो, या फिर जब भी कभी ऐसे नंबर्स गिवन हो जहाँ पे कि हमारा गैप इवन है, गैप 2 का है, 4 का है, 5 का है, और बीच में कुछ सिंपल नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे बीच में इवन मिल रहा है 18, और 18 का स्क्वायर हमें इजीली पता है. ठीक है. सो 19 इंटू 17 को लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं 18 प्लस 1, 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1. तो दिस इज A प्लस B माइनस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो 18 स्क्वायर माइनस 1 है 323 वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. ओके. स्पेशली इजी फॉर एग्जाम्पल हमें करना हो 79 इंटू 81. तो यहाँ पे क्या है? दिस इज 80 माइनस 1, दिस इज 80 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 80 स्क्वायर माइनस 1. सो दिस विल बी 6399. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो सिंपल कैलकुलेशन कई बार हमारा कई जगहों पे हो जाएगा. ठीक है. सो अब 50 इंटू 323 करना है. 15 3 45, 4 कैरी होगा. 30 एंड 4, 4 आ गया, 3 कैरी हो गया. 45 एंड 4, 4 9, एक सेकेंड 15 इंटू 3 45, 5 आ गया, 4 कैरी हो गया. 15 2 30, 34, 3 आ गया, 3 बचा था, 48 आएगा. 4845. तो 4845 विल बी आवर आंसर, विच इज ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज कैलकुलेट इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेट ऑफ 5 players be formed out of a total of 10 players such that 2 particular players are always selected. तो 5 players हमें सेलेक्ट करने आउट ऑफ 10 सच दैट 2 particular players are always selected. ठीक है. 2 specific players are always selected. तो टोटल 10 players हैं इन देयर, एंड आउट ऑफ दोज 10, 2 particular players, let us say those players are A and B. So these have to be always selected. Always selected. एंड रिमेनिंग 8 में से भी प्लेयर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल 5 करने हैं. अगर टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं बट 2 प्लेयर्स मस्ट बी सेलेक्टेड, तो उस 5 के सिलेक्शन में क्या होगा? आउट ऑफ दोज 5, 2 तो फिक्स्ड हो गए, A एंड B, वो तो पक्का सेलेक्ट करना है, एंड रिमेनिंग 3 विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8. तो दीज 3 मस्ट बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8. सो नंबर वेज क्या आ जाएंगे? 8C3. और इन दोनों को तो सेलेक्ट करना ही करना है, दोनों को ही सेलेक्ट करना है. तो 8C3 विल बी द आंसर. और 8C3 क्या आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल. So 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, 56 will be our answer, which is option C. अगर क्वेश्चन होता है इनमें से एक को सेलेक्ट करना है, इनमें से कम एक को सेलेक्ट करना है, मिनिमम 1 शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दीज 2 प्लेयर्स, तब कैसे आंसर करते? अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन हमारा होता कि मिनिमम 1 आउट ऑफ दीज 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, मिनिमम 1 आउट ऑफ दीज 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स शुड बी इन्वॉल्व इन ईच सेट, शुड बी सेलेक्टेड, तब क्या आंसर होता है हमारा? आउट ऑफ 10, 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक किया, एक पार्ट तो आ गया 2 प्लेयर्स का A एंड B, और फिर रिमेनिंग 8. अब हमें मिनिमम 1 को सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे केसेस बनेंगे, या तो एक प्लेयर सेलेक्ट होगा यहाँ से,
ठीक है, एक यहाँ से सेलेक्ट हो गया, 4 हो गया सेलेक्ट फ्रॉम दिस, या फिर 2 सेलेक्ट हुए यहाँ से और 3 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 2C1 इंटू 8C4, और सेकंड केस में 2C2 जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट ही किया था, 2C2 इज इक्वल 1 ओनली इंटू 8C3। तो सेकंड केस में तो आ गया था 56, फर्स्ट केस में नंबर क्या आएगा, दिस विल बी 2C2 यानी 2 इंटू 8C4, तो 8765 डिवाइड बाई 4 फैक्टर विच इज 24, तो बचा यहाँ पे 35 इंटू 2 70 इंटू 2 140, तो 140 प्लस 56 आंसर हो जाता। ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि हमें अगर इन दोनों में से कम एक प्लेयर सेलेक्ट करना है, तो या तो हम टोटल केसेस में से वो केसेस रिजेक्ट कर दें जबकि इनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वे कुड हैव बीन टोटल माइनस रिजेक्शन ऑफ दोज केसेस when none was selected, total minus when neither A nor B was selected. So total will be 10C5 minus 8C5, 10C5 minus 8C5। ओके, तो 10C5 आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 8C5 में 8 7, हाँ सिंपल कर सकते थे बट यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, 87654 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। अब 876 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा 120, और ब्रैकेट में आ रहा है 10 इंटू 9 90 माइनस 20, सो 70 आ रहा है, 0 से 0 गया, और फिर 6 4 बचा, तो 4 इंटू 7 इंटू 7 यानी 49 इंटू 4 दैट इज 196 विल बी आर आंसर। ठीक है, 196 आंसर आ जाएगा, तो ऐसे भी सोच सकते हो। ओके, अगर क्वेश्चन का हमने लैंग्वेज चेंज किया, अदरवाइज जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका आंसर 56 ही था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 2 white shirts, 3 black shirts and 4 red shirts. In how many ways can 3 shirts be drawn from the box if at least 1 black shirt is to be included in the draw? Exactly जैसा हमने क्वेश्चन मॉडिफाई किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, दो मेथड है, या तो हम एग्जैक्टली एक ब्लैक शर्ट 2 ब्लैक शर्ट केस बना लें, और या फिर टोटल में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट करते हैं व्हेन नो ब्लैक शर्ट इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो पहले करते हैं टोटल माइनस नो ब्लैक। टोटल शर्ट्स कितनी है, 2 प्लस 3 प्लस 2 4, तो 7 प्लस 2 9, तो 9 में से भी अब तो सेलेक्ट 3, तो 9C3 विल बी टोटल वेज माइनस नो ब्लैक। तो अगर ब्लैक नहीं सेलेक्ट करेंगे तो रेड कैन बी सेलेक्टेड, व्हाइट कैन बी सेलेक्टेड, तो 9C3 माइनस 6C3, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, 9C3 आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 6, 6C3 आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 6 विच विल बी 20 ओनली। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84 माइनस 20 64। ओके, अदरवाइज करते हैं हम कि 1 ब्लैक इज सेलेक्टेड, और सेकंड केस होगा 2 ब्लैक्स आर सेलेक्टेड। तो 1 ब्लैक सेलेक्टेड में वेज क्या होंगे, 1 ब्लैक तो 3C1 इंटू रिमेनिंग 6C2 प्लस 3C2 इंटू 6C1, तो दिस इज 3 इंटू 15। ठीक है, 3 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 6। ओके, अच्छा 3 भी है, एक सेकेंड 3 वाला भी केस आएगा, और ऑल 3 आर ब्लैक। ठीक है, वो वाला केस भी है, वो तो मिस ही हो रहा था। तो प्लस 3C3 इंटू 6C0, लास्ट में एक 1 भी आएगा, so this will be 45 plus 18 plus 1, that is 64. Option C is the answer. क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, एक डिजिट एक बार ही आएगा, और हमें बनाने 3 डिजिट के इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैव टू बी फॉर्म्ड। सो यूनिट डिजिट पे वी कैन ओनली हैव इवन डिजिट, और इवन डिजिट्स अवेलेबल हमारे पास है 2 and 4। सो इधर 2 विल बी एट द यूनिट डिजिट और 4 विल बी एट द यूनिट डिजिट। तो दो चॉइसेस है हमारे पास इवन डिजिट के लिए या यूनिट डिजिट के लिए, कोई एक फिलअप हो जाएगा, कोई ना कोई एक फिलअप हो जाएगा। मान लिया हमने 2 को हमने फिलअप कर दिया, तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा है हमारे पास रिमेनिंग कितनी बची है, 1 3 5 तो बचा ही बचा है अब, और 4 बच गया भाई, कोई एक फिलअप होगा तो अल्टीमेटली 1 इवन बचेगा और रिमेनिंग ऑड बचेगा, यानी कि 4 ऑप्शंस बचेंगे। 0 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केसेस नहीं बनाने की जरूरत है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 0 होता है तो फिर केसेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर 0 बचता, 0 अगर फिल करते यूनिट डिजिट पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तो कुछ भी फिल कर दो, बट अगर 0 बच जा रहा है तो 0 को फिर अपना लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे फिलअप नहीं कर सकते, बिकॉज फिर 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो 0 वाले केस में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। 0 आएगा यूनिट डिजिट पे तो बात अलग होगी, 0 नहीं आएगा तो बात अलग होगी। ठीक है, अदरवाइज बाकी इवन नंबर्स में कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 1 3 4 5 4 चॉइसेस हैं, तो 4 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस, कोई एक फिलअप हो जाएगा, 3 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 टोटल नंबर्स विल बी 24, और आंसर विल बी 24।
ओके ठीक है, अब चाहते तो यही केस बना के भी कर सकते थे कि हमने 2 को यूनिट पे लिया, तब कितने आएंगे 12 बनेंगे, ठीक 4 को लिया तब 12 बनेंगे, बट कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। बट ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यूनिट पे जीरो वाला मामला बन रहा है, ठीक है, जीरो आ सकता नहीं आ सकता नहीं, जीरो जब हमारा कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगा तो हमेशा केसेस बनाने हैं, क्योंकि फिर इस बात में फर्क पड़ेगा कि जीरो यूनिट पे आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो फिर जीरो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, देर आर 12 कॉपीज ऑफ Beatles CDs, 7 copies of Pink Floyd CDs, 3 different CDs of Michael Jackson, and 2 different CDs of Madonna. So find the number of ways in which one or more than one CD can be selected. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने वाली बात है, बट ऑप्शन ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन में देखो दो तरह की चीजें हमें मेंशन है। एक तो लिखा हुआ है कॉपीज, कॉपीज यानी कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है कि बीटल सीडीज की 12 कॉपीज हैं, बट सारे के सारे जो 12 हैं वो आइडेंटिकल हैं। और फिर हमें लिखा है डिफरेंट सीडीज, तो डिफरेंट है यानी कि डिफरेंट है। तो हमारा पहले जो दो केसेस हैं 12 कॉपीज यानी कि 12 आइडेंटिकल सीडीज ऑफ बीटल्स, 7 कॉपीज यानी कि 7 आइडेंटिकल सीडीज ऑफ पिंक फ्लॉयड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो कॉपीज रखी है बीटल सीडीज की, तो पहली सेलेक्ट करो या दूसरी करो, दोनों आइडेंटिकल हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी आर सेलेक्टिंग एग्जैक्टली वन, इजंट इट सो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिकल डिफरेंट वाला जो केस है वो अभी डिटेल में लास्ट क्वेश्चन जो करेंगे पीएनसी का, वहां पे हम डिटेल में इस बात को समझेंगे कि वहां पे हमें कैसे डिफरेंसेस को काउंटर करना है, कैसे समझना है। ठीक है, पर यहाँ पे कॉपी यानी कि आइडेंटिकल हो गया, कॉपी का मतलब आइडेंटिकल सीडीज। फिर बाद में लिखा है डिफरेंट सीडीज, डिफरेंट तो अपने नाम से ही क्लियर है, डिफरेंट है, तो तीनों की तीनों डिफरेंट है। पहली सेलेक्ट करोगे तो बात अलग हुआ, दूसरी सेलेक्ट किया बात अलग है, थर्ड सेलेक्ट किया तो दैट इज डिफरेंट। ओके, तो 12 कॉपीज हैं, 7 कॉपीज हैं पिंक फ्लॉयड की, 3 डिफरेंट सीडीज है माइकल जैक्सन की, और 2 डिफरेंट सीडीज है मैडोना की। फाइनली नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर देन वन सीडी कैन बी सेलेक्टेड। अब ये बात कर रहा है हमारा वन और मोर देन वन सीडीज ओवरऑल की, यानी कि ओवरऑल जब हम सीडीज सेलेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट वन सीडी मस्ट बी सेलेक्टेड टोटल। ठीक है, टोटल सीडीज सेलेक्टेड हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इज द कंडीशन। ये नहीं कह रहा है कि मिनिमम वन बीटल सीडी मस्ट बी सिलेक्टेड, मिनिमम वन पिंक फ्लॉयड सीडी मस्ट बी सिलेक्टेड, वैसा केस नहीं है। ये केस है हमारा टोटल हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले टोटल केसेस निकाल लेते हैं बिना इस कंडीशन के, उसके बाद में फिर मिनिमम वन सेलेक्ट करना है तो वो लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। अब सबसे पहले बताओ कि अगर बीटल सीडीज हमारे पास 12 है तो कितने केसेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं उनको, कितने केसेस हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंस आइडेंटिकल सीडीज हैं तो या तो जीरो सेलेक्ट करोगे या वन करोगे। अब वन सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा क्योंकि सारी की सारी 12 आइडेंटिकल है, तो कोई भी एक उठा लो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास कार्ड रखे हैं और सारे के सारे कार्ड सेम है, तो कोई भी कार्ड उठाओ, फर्क क्या पड़ता है, ऑल आर सेम, बट सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो बात अलग हो जाती है। फिर तो कौन सा कार्ड उठा रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट है, डिफरेंट आइडेंटिकल का ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे सारे के सारे आइडेंटिकल हैं तो या तो जीरो कॉपी सेलेक्ट करोगे बीटल सीडीज की, या वन करोगे या टू करोगे या थ्री करोगे या एट मैक्स 12 करोगे। तो कितने ऑप्शन आए हमारे पास फॉर बीटल सीडीज, 13 ऑप्शन आए। 12 सीडीज हैं तो ऑप्शन हमारे पास 13 हो गए, 12 प्लस 1। तो फॉर बीटल सीडीज ऑप्शन आर 13। बाय द सेम लॉजिक फॉर पिंक फ्लॉयड सीडीज ऑप्शन होंगे 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8। या तो जीरो सेलेक्ट होगा या वन होगा या टू होगा एंड सो ऑन टिल 7। लेकिन अब बात आ रही है हमारी डिफरेंट सीडीज की फॉर माइकल जैक्सन। देयर आर 3 डिफरेंट सीडीज। ठीक है, तो तीनों सीडीज अलग अलग है माइकल जैक्सन की, दैट इज MJ1, MJ2 एंड MJ3। ठीक है, तो अब हर एक सीडी के लिए आपने अगर एक सीडी सेलेक्ट किया है, MJ1 सेलेक्ट किया है तो दैट इज डिफरेंट, MJ2 सेलेक्ट किया है दैट इज डिफरेंट, MJ3 सेलेक्ट किया है दैट इज डिफरेंट, तो तीनों अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस क्या अवेलेबल होंगे, या तो ऐसे करो काउंट करो कि तुम देखो कि हमारे पास तीन चॉइस, तीन सीडीज हैं, तो या तो जीरो सेलेक्ट किया हमने, दैट इज वन केस। ठीक है, वन सेलेक्ट की तो कितने केसेस होंगे, 3C1 विच इज इक्वल टू 3, टू सेलेक्ट किया 3C2 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 3, और 3 सेलेक्ट किया दैट इज 3C3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट सारे के सारे केसेस को काउंट करोगे अल्टीमेटली तो क्या आंसर आएगा हमारा, दैट विल बी, जब भी हम करेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 to the power n। तो यहाँ पे हमारा 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, तो दिस विल बी 2 क्यूब, 8 आएगा वैल्यू। ठीक है, बट लॉजिक क्या है उसके पीछे का कि जब सारे के सारे हमारे आइटम्स डिफरेंट हैं, n आइटम्स हैं, तो हर एक आइटम के लिए दो चॉइसेस हमारे पास, या तो उसको सेलेक्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। बाइनरी केस है, या तो सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हर एक सीडी के लिए वी हैव 2 चॉइसेस, फॉर एवरी सीडी देयर आर 2 चॉइसेस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब विल बी नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 2 क्यूब। भाई या तो सेलेक्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, या सेलेक्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, या सेलेक्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, दैट इज वाई 2 चॉइसेस। सिमिलरली फॉर 2 डिफरेंट सीडीज ऑफ मैडोना, यहाँ भी वही कहानी होगा, तो 2 स्क्वायर विल बी नंबर ऑफ वेज फॉर दिस। तो ये आ गया हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्शन।
बट इस क्वेश्चन में एंड में कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन मस्ट बी सेलेक्टेड। अब इनमें से एक केस ऐसा होगा, कौन सा केस, जबकि हमने 0 सीडी सेलेक्ट की बीटल्स की, 0 सेलेक्ट की पिंक फ्लॉयड की, 0 सेलेक्ट की माइकल जैक्सन की, 0 सेलेक्ट की मैडोना की, वो वाला केस हमें नहीं चाहिए, हमें कम से कम एक जरूर सेलेक्ट करना है, तो -1 कर देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर केस। तो आ जाएगा हमारा आंसर 13 इंटू 8 इंटू 32, 2 to the power 5, 32 -1। ठीक है, और क्योंकि हमारा जो नंबर है इवन है, इवन -1 है, ऑड आएगा, और ऑप्शन डी ही ऑड है, बाकी कोई नंबर ऑड नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी करना है तो कर लेते हैं। 104 इंटू 32 -1, सो 32 इंटू 104, 3200 प्लस 128, 3328 -1, 3327, दिस विल बी द आंसर। बट ऑप्शन के हिसाब से हमें कैलकुलेट नहीं करना था, जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट जैसे ही हम ऐसे स्टेज पे पहुंचे कि हमें दिख गया कि हमारा जो कैलकुलेशन में पूरा इवन आएगा और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि ऑड ही आंसर आना है, और ऑड एक ही ऑप्शन है, तो फटाफट से लगाओ और आगे बढ़ो। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा कंडीशन को वेरी कराते हैं इसका। जस्ट इन केस अगर मान लो ये क्वेश्चन कहता है कि हर एक टाइप की एक सीडी चाहिए हमको, कहता कि 1 सीडी ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 सीडी ऑफ ईच टाइप मतलब बीटल्स, पिंक फ्लॉयड, माइकल जैक्सन एंड मैडोना। ठीक है, ईच सिंगर मस्ट बी सेलेक्टेड, टाइप यानी कि सिंगर, म्यूजिशियन। ओके, म्यूजिशियन। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 सबका सेलेक्ट करना है। तब क्या होगा, अब बीटल्स में केसेस कितने आएंगे, 12 आएंगे, क्योंकि 0 नहीं ले सकते, तो 13 केसेस नहीं आएंगे, 12 आएंगे। अब पिंक फ्लॉयड में केसेस कितने आएंगे, 7 आएंगे, क्योंकि अब हम 0 नहीं ले सकते। अब 3 सीडीज जो डिफरेंट है माइकल जैक्सन की, वहाँ पे केसेस कितने आएंगे, अब वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। टोटल आ रहा था 2 क्यूब, तो उसमें से पहले ही 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब यहाँ भी 7 केसेस ही आएंगे, क्योंकि 2 क्यूब टोटल आते हैं, बट उसमें से वो केस नहीं लेना है जबकि 0 सीडी सेलेक्ट हुई, जबकि कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली फॉर मैडोना 2 स्क्वायर -1, तो दिस विल बी द आंसर नाउ। और अब ऑलरेडी हमने सब में एटलीस्ट 1 सीडी सेलेक्ट कर लिया, तो अब कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला नहीं रह गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 इंटू 7 इज 84, इंटू 7 इंटू 3, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस, 84 इंटू 21। ओके, क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा 84 इंटू 21, दैट विल बी 1764। Next question. Can you calculate in how many ways can 7 tennis players be seated in a circular order? 7 players हैं और सीट कराना है इनको, सीटिंग अरेंजमेंट कराना है सर्कुलर, एंड सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ वेज आर n-1 फैक्टोरियल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 6 फैक्टोरियल विल बी आवर आंसर, विच इज 720, ऑप्शन सी। ओके, इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन। 15 people from different places come together for a family reunion. Okay, 15 people are from different places come together for a family reunion, and each one of them had 2 gifts each for every other person. When the gifts were exchanged, they hugged each other. What is the difference between the number of hugs and the number of gifts exchanged? नंबर ऑफ हग्स और नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो 15 पर्सन है, नंबर ऑफ हग्स कितना आ जाएगा, ये हर एक पर्सन दूसरे को हग करेगा, तो नंबर ऑफ हग्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स जो बना सकते हो 15 पर्सन से, तो दैट विल बी 15C2। थोड़ा सा हालांकि लैंग्वेज थोड़ा डाइसी जरूर कहूँगा इस क्वेश्चन का, 15C2 दैट इज 105, दैट इज नंबर ऑफ हग्स। और नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज कितना होगा, एवरी पर्सन हैज 2 गिफ्ट्स फॉर एवरी अदर पर्सन। ठीक है, सो एवरी अदर पर्सन देर आर 2 गिफ्ट्स, 15 पर्सन हैं, तो हर एक के पास जो बचे हुए पर्सन यानी 14 के लिए 2 गिफ्ट्स होंगे, तो एवरी पर्सन हैज 14 इंटू 28 गिफ्ट्स, और टोटल 15 है, तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने हो जाएंगे, 15 इंटू, तो 14 इंटू 2, 15 28, दैट इज इक्वल टू 420 गिफ्ट्स। तो 420 गिफ्ट्स आर एक्सचेंज, 105 आर हग्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 420 माइनस 105 विच इज 315। ओके, 315 विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है भाई? व्हेन द गिफ्ट्स वर एक्सचेंज की बजाय अगर होता आफ्टर द गिफ्ट्स वर एक्सचेंज एवरी पर्सन हग्ड ईच अदर, तो फिर वो ज़्यादा बेटर होता कि मतलब एट द एंड। अदरवाइज थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्फ्यूजन हो सकता है किसी किसी को, बट दिस इज द आंसर 315 कि नंबर ऑफ हग्स हमारे होंगे नंबर ऑफ पेयर्स के बराबर होंगे 105, नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज विल बी 420, बिकॉज सबके पास डबल है। डबल नहीं होते तो नंबर ऑफ हग्स का डबल होता गिफ्ट एक्सचेंज, बट क्योंकि उसका भी डबल होगा क्योंकि हर एक के पास में 2 गिफ्ट्स हैं फॉर एवरी अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइन पोस्ट्स कैन बी मेड यूजिंग 6 different colored symbols when any number of them can be posted at a time?
टोटल 6 हमारे पास डिफरेंट कलर्ड सिंबल्स हैं, तो कितने साइन पोस्ट हम बना सकते हैं यूजिंग 6 डिफरेंट कलर्ड सिंबल्स। ठीक है, और क्वेश्चन साथ में ये भी कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ देम कैन बी पोस्टेड एट ए टाइम, यानी कि हम सारे के सारे 6 यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है, कम भी यूज़ कर सकते हैं, 6 भी यूज़ कर सकते हैं, कम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कहते हैं कि ऑल 6 हमने ले लिए, या फिर 5 ले लिए, या 4 ले लिए, या 3 ले लिए, या 2 ले लिए, या फिर सिर्फ 1 लिया। अब 0 लेने का मतलब नहीं हुआ, तो एनी ऑफ देम यानी कि कम से कम एक तो लोगे। ठीक है, अगर सारे के सारे 6 लिए हैं तो फिर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। या फिर 5 लोगे तो अरेंजमेंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा, बट सबसे पहले 5 सेलेक्ट भी तो करने पड़ेंगे, तो 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर 4 लिए हैं तो दिस विल बी 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 लिए हैं तो 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 है तो 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। लास्ट में 6C1 एक ही है तो फिर तो अरेंज तो एक ही तरह से होगा, तो 6 फैक्टोरियल 720 प्लस 6C5 into 5 factorial, this is also 6 into 120, which this is also 720, plus 6C4 is 15 into 24, plus 6C3, which is equal to 20 into 6, plus 6C2 is also 15 into 2, और लास्ट में आ गया 1। ठीक है, सॉरी लास्ट में आ गया 6, 1 नहीं आएगा, 6 आएगा, सॉरी। सो 720 plus 720 1440 plus 360, that will be 1800, फिर 120 1920 plus 30 1950 1956 will be our answer. 1956 will be the final answer, option D. Okay, क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, 1956 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 rackets need to be placed in 3 boxes. Each box can hold all the 5 rackets. In how many ways can the rackets be placed in the boxes so that no box can be empty if all rackets are different but all boxes are identical? तो क्वेश्चन कह रहा है rackets different हैं, rackets are different बट बॉक्सेज आइडेंटिकल। बॉक्सेज आइडेंटिकल हैं, बॉक्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करते हैं 5 को कैसे अरेंज कर सकते हैं सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। हाउ कैन वी अरेंज 5 रैकेट सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी? तो टोटल तीनों बॉक्स मिला के सम हमारा 5 आना चाहिए, सम तो 5 है। कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, या तो रखो 1 and 3, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, या 1 2 2, और तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। या तो फर्स्ट केस होगा 1 in 1 box, 1 in 1 more box and then 3 in other box। ठीक है, या फिर 1 in 1 box and 2 in 2 other boxes। ओनली 2 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो पहले हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं और फिर उन ग्रुप्स को हम ब्रैकेट्स के 3 ग्रुप्स बना लिए और फिर अकॉर्डिंगली बॉक्सेस में फिट कर देंगे। अब क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ही हमारा आंसर होगा। कितने तरह से हम ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बॉक्सेस हमारे आइडेंटिकल हैं, बॉक्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। अगर बॉक्सेस डिफरेंट होते तो बात अलग होती। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि बॉक्सेस हमारे सेम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट इट सो? तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे यही हमें देखना है यहाँ पे, कि ग्रुपिंग हम यहाँ पे कितने तरह से कर पाएंगे। क्या है क्लियर? ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे बनाते हैं पहले इस पर थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कि हमें फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 8 आइटम्स होते विच आर डिस्टिंक्ट, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं 8 हमारे पास। ठीक है, और इनके हमें ग्रुप्स बनाने हैं, और ग्रुप्स हैं मान लो हमारे 3 और 2 एंड 3। एक ग्रुप में 3 आइटम्स हैं, पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, 3 4 एंड 1। तो हमें 3 ग्रुप्स में इसको ब्रेक करना है। एक ग्रुप में 3 आइटम्स है, एक में 4 है और एक में 1 है। तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। दिस इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यही बात ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले मालूम में 3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 3 क्या होगा, 8C3 हो जाएगा। अब जब हमने 3 सेलेक्ट कर लिए हैं तो बचे कितने, नाउ 5 आर रिमेनिंग, तो 5 में से 4 सेलेक्ट करो, आ जाएगा 5C4। फिर बचा हुआ एक में से एक सेलेक्ट करना हो तो 1C1 ही है, तो 8C3 आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5C4 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा यही वैल्यू 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। डायरेक्टली हम नंबर ऑफ वेज ऐसे ही निकाल लेंगे। सिमिलरली अब अगर मान लो 3 4 1 के बजाय हमारा कॉम्बिनेशन होता
3 3 एंड 2 का, 3 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये 3 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होता है, तब नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा क्योंकि दो ग्रुप्स हैं हमारे जहाँ पे कि 3 आइटम्स आ रहे हैं, तो डिवाइड बाई फर्दर 2 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, लास्ट में हमें 2 फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है, ये फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास आर्टिकल्स थे ABCDEF GH, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। तो अब इसके बाद में मान लो हमने पहले पेयर बनाए 3, और पहले 3 आइटम्स है ABC, फिर है DEF और फिर है GH, सिर्फ ग्रुप्स बनाए हैं हमने, ठीक है, सिर्फ ग्रुप्स बनाए हैं। अब इसके अलावा अगर हमारे ग्रुप इस तरह से बने DEF ABC और GH, तो क्या डिफरेंस है कोई, अभी भी तो ग्रुप्स हमारे सेम ही है, अभी तो अल्टीमेटली ABC एक ग्रुप में है, DEF एक ग्रुप में है, तो क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, सेम है दोनों, कि नंबर ऑफ आइटम्स भी सेम है और ग्रुप में आइटम्स भी सेम है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है, ग्रुप में आइटम्स भी सेम है, ऐसा इट सो, तो बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। दैट इज वाई अल्टीमेटली हम 2 फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दो ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि 3 आइटम्स हैं, तो उनका आपस में भी कई बार ऐसा होगा कि पहला वाला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप में मतलब अल्टीमेटली चीजें सेम हो जाएंगी। दैट इज वाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे फॉर एनी सच केस। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जब 8 आइटम्स में हमने ग्रुप बनाया, मान लो 1,1 3,3, पॉज करके अपने एंड पे ट्राई करो कि नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे। यहाँ पे वेज आएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करो ना करो क्योंकि 1 ही आता है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान ये देना है कि हमारे दो ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि 1 आइटम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, दो ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि 3 आइटम्स है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल फिर से करना पड़ेगा। तो दिस विल बी आवर नंबर ऑफ वेज इन दिस केस। तसल्ली से बात को समझ लो और फिर अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं ताकि सॉल्व कर पाए। ओके ओके, सो आई बिलीव की बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और फिर इसके बाद में फिर बढ़िया सा इसके सारे के सारे सेगमेंट बना के और भी तरह के चीज़ें सॉल्व करेंगे ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या कब डिफरेंट होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिकल होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। पहले लेकिन अपने प्रेजेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो इन द प्रेजेंट क्वेश्चन ब्रैकेट्स आर डिफरेंट, बॉक्सेस आइडेंटिकल, ग्रुप्स बना लेते हैं। सो 1 1 3 वाले ग्रुप्स कितने बनेंगे, टोटल 5 आइटम्स हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 factorial into 1 factorial into 3 factorial, but since there are two groups with one item तो 2 factorial से फर्दर डिवाइड कर दोगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 5 factorial by 3 factorial, दिस इज 5 into 4 by 2 which is equal to 10, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर 1 2 2 की बात करते हैं। सो दिस विल बी 5 factorial डिवाइड बाई 2 factorial 2 factorial 1 factorial, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं हमारे 2 आइटम्स वाले तो फर्दर 2 factorial से डिवाइड कर दोगे। सो 120 by 8, दिस विल बी 15। सो 10 + 15 25 अपना आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो अब फर्दर अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। रैकेट्स डिफरेंट थे तो उनके लिए हमने ग्रुप्स बना लिए, अब ये ग्रुप्स को किसी बॉक्स में डालो क्योंकि ऑल बॉक्सेस आइडेंटिकल, तो बॉक्सेस में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, बॉक्सेस सेम कलर है, सब कुछ सेम है, तो बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। 10 + 15 25 विल बी और टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, क्या ये समझ पा रहे हो। अब अगेन इस बात को जस्ट इन केस, वैसे तो इसमें कुछ भूलने वाली चीज़ है नहीं, बट फिर भी जैसे हमने एनसीआर वाले तरीके से भी करना है वैसे भी समझ ही लेते हैं एक बार कि 1 1 3, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली निकल के आया ये कि 1 1 3 हमने पहले 3 आइटम सेलेक्ट किए तो 5 से 3 हो गए, क्योंकि 5 आइटम्स में से 3 सेलेक्ट किए। अब जो बच गए 2 उनमें से 1 को सेलेक्ट करना है तो इंटू 2C1 कर दोगे। ठीक है, बट क्योंकि दो हमारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि 1 1 आइटम है, दैट इज वाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी करोगे एंड में, तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम ही आएगा, 10 ही आएगा। सो दैट इज 10 × 2 by 2, सो दैट इज इक्वल 10। सेम काम यहाँ पे, पहले 2 आइटम सेलेक्ट करोगे, ठीक है, पहले मान लो तुम 2 सेलेक्ट करिए तो 5C2 बेस हो जाएंगे। अब बचे हुए 3 में से 2 सेलेक्ट करोगे, 3C2 हो जाएंगे, और बचा हुआ बंद है वो तो इस ग्रुप में चला ही जाएगा, तो 1C1 लिख दो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब डिवाइड बाई, क्योंकि अभी भी हमारे पास दो ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 आइटम्स हैं, 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। दिस इज 10 × 3 by 2 विच इज इक्वल टू 50। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके एकदम सही है, दोनों में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब 4 केसेस हमारे बनेंगे टोटल, उन चारों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे रैकेट्स डिफरेंट है, बॉक्सेस आइडेंटिकल है, एक केस बनाते हैं जबकि दोनों आइडेंटिकल, रैकेट्स भी सारे आइडेंटिकल हैं, बॉक्सेस भी सारे आइडेंटिकल हैं, तब कितने वेज आएंगे। ठीक है, एक केस अपनी कंडीशन सेम रखेंगे, नो बॉक्स कैन बी एम्प्टी। ठीक है, फिर एक केस बनाएंगे रैकेट्स हमारा आइडेंटिकल है, बॉक्सेस डिफरेंट है, फिर एक रैकेट्स डिफरेंट बॉक्स आइडेंटिकल जो कर चुके हैं, और लास्ट व्हेन रैकेट्स भी डिफरेंट है और बॉक्सेस भी डिफरेंट है, ताकि तुम्हें पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब चारों केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, ब्रैकेट्स एंड बॉक्सेस दोनों आइडेंटिकल हैं, बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल को शॉर्ट में आई लिख देते हैं
और डिफरेंट को लिख देंगे डी, ठीक है। तो बोथ आइडेंटिकल। सेकेंड केस, ब्रैकेट्स आइडेंटिकल, बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट। थर्ड केस, ब्रैकेट्स आर डिस्टिंक्ट, बॉक्सेस आइडेंटिकल। एंड फोर्थ केस, ब्रैकेट्स भी डिस्टिंक्ट हैं और बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। पहला केस लेते हैं कि जब दोनों आइडेंटिकल हैं, रैकेट्स भी सेम है और बॉक्सेस भी सेम है। अब अगर रैकेट्स भी सेम है, बॉक्सेस भी सेम है, टोटल 5 है, टोटल 5 है, तो केसेस 5 से तो ए बनने वाले अपने 1 2 2 या फिर 1 1 3, क्योंकि किसी बॉक्स को हमें एम्प्टी नहीं छोड़ना है। और क्योंकि सारे के सारे रैकेट सेम है, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वेज ही होंगे इन टोटल, क्योंकि बॉक्सेस भी सेम है और रैकेट्स भी सेम है। 2 वेज इन टोटल विल बी द आंसर, ओके। क्योंकि अब कौन से 2 वाली बात ही नहीं रहेगी, सारे के सारे रैकेट्स ए हैं। अगर ए बी सी डी ई होते, डिफरेंट होते, तो बात लगती है। अब सारे रैकेट्स ए हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुमने जैसे ही ग्रुप बना लिया, मान लो ए ए ए ए, एक ये ग्रुप हो गया। अब कैसे भी अरेंज करो, फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी करो इसमें। और एक तुम्हारा पॉसिबिलिटी हो गया ए ए ए ए ए, ठीक है। तो यही 2 केसेस बनेंगे अगर सारे रैकेट्स हमारे सेम है तो, isn't it so? ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं, रैकेट्स हमारे आइडेंटिकल है बट बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है। बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि बॉक्सेस में अरेंजमेंट होगा क्योंकि बॉक्स हमारे डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट होने का मतलब ऐसे समझ लो कि बॉक्स का नंबर कर दिया हमने, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो अभी भी कहानी वही है, हमारे पास 2 ही केसेस हैं, 1 2 2 एंड 1 1 3, ठीक है। 1 2 2 और एक केस है 1 1 3 वाला। बट अब 1 2 2 को अरेंज करना पड़ेगा, अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। और कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारे ब्रैकेट सेम है, कितने तरह से अरेंज कर सकते हो। अब ये ऐसे समझो कि 1 हमारा किस में पुट करोगे, क्योंकि 2 2 वाले ये केस तो सेम ही है, क्योंकि हमारे रैकेट आइडेंटिकल है, तो ये दोनों केस एक्जैक्टली सेम है। तो इनको आपस में स्वैप कराओ, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बॉक्स 2 में हमारे 2 रैकेट्स आ रहे हैं ए ए, ठीक है। ऐसे समझ लो ए ए आ रहा है, तो स्वैप भी कराने से ए ए ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैटर ये करेगा ये जो 1 आ रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट हो गया मामला, क्योंकि 1 आइटम किस में आ रहा है, तो 1 आइटम या तो बॉक्स 1 में आएगा, या बॉक्स 2 में आएगा, या बॉक्स 3 में आएगा। या ऐसे समझ लो कि 3 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट होते हैं, बट सिंस 2 इनमें से ग्रुप सेम है, सो दैट इज वाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे, ठीक है। सो 3 वेज आ जाएंगे फर्स्ट केस में, इस वाले केस में 1 1 2 2 वाले केस में, और 3 वेज आ जाएंगे 1 1 3 वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दीज 2 वंस। 3 + 3 6 वेज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर भी जरा सा भी डाउट हो तो पांचों एक लिख के सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लो, ठीक है। लॉजिक यही है, लॉजिक समझ पा रहे हो, ठीक है। अब अगर हमारे रैकेट्स डिस्टिंक्ट है, बॉक्स आइडेंटिकल है, तो कर चुके हैं हम। इसका आंसर हमारा आया था कितना आया, 25 आया आई गेस, हाँ 25 आया, ठीक है। और अगर दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो सबसे पहले हमें रैकेट्स के हिसाब से ग्रुपिंग तो कर ही लिया है, ग्रुपिंग तो कर ही लिया, 25 ग्रुप्स बने हैं इन टोटल, ठीक है। अब अगर हमारे बॉक्सेस भी डिफरेंट हैं, क्योंकि रैकेट्स ऑलरेडी डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हो चुके हैं तो इंटू 3 फैक्टोरियल स्ट्रेट अवे कर दोगे, 25 इंटू 3 फैक्टोरियल 150 आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर 1 2 2 वाला भी केस है, 2 ग्रुप्स हैं 2 के, बट क्योंकि सारे रैकेट्स डिफरेंट हैं, तो अगर यहाँ पे BC होगा तो यहाँ पे DE होगा, तो स्वैप करने से मामला बदल जाएगा, स्वैप करने से मामला चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कर देंगे, 25 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 150। दीज आर 4 केसेस। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे, समझ पा रहे, ठीक है। ओके, सो इस तरह से PNC का जो बेसिक रिवीजन था हमने कंप्लीट कर लिया थ्रू PYQs। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे, अब प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो प्रोबेबिलिटी पे सिंपल फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE is equal to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes, और probability of any event is always between 0 and 1। तो कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं कंडीशन भी अप्लाई करना पड़े कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, ओके। और अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि 2 इवेंट्स ऐसी हैं जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास, लेट अस से A and B, A and B, then probability of A intersection B in that case will be equal to probability of A into probability of B, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस थ्रो किया 2 बार, तो डाइस थ्रो 1 एंड डाइस थ्रो 2। तो डाइस थ्रो 1 में हमारा इवन आए, प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन पूछे, प्रोबेबिलिटी डाइस थ्रो 1 D1 इज इक्वल टू इवन एंड इंटरसेक्शन डाइस थ्रो 2 में हमारा ऑड आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो डाइस के थ्रू में क्योंकि 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 इन जनरल, अनलेस अदरवाइज मैंशन, और इनमें से 3 आर इवन 3 आर ऑड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगा, 1/2 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन भी क्या होगा, दैट विल आल्सो 1/2, बेसिकली 3/6 होगा, विच इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है। सो डाइस थ्रो 1 में इवन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा अल्टीमेटली, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। डाइस थ्रो 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉर दिस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन फर्स्ट थ्रो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑन सेकंड थ्रो। So that will be 1/2 into 1/2 and hence equal to 1/4. Okay. Questions start करते हैं. First question. A bag contains 4 blue balls, 5 white balls and 6 green balls. 2 balls are drawn at random. So what is the probability that one ball is white? ठीक है, 2 बॉल्स को हमने रैंडमली ड्रॉ किया है. प्रोबेबिलिटी इस बात की दैट 1 बॉल इज वाइट, यानी एग्जैक्टली 1 बॉल इज वाइट. एटलीस्ट तो नहीं लिखा है, तो 1 बॉल इज वाइट यानी एग्जैक्टली 1 वाइट होगा और 1 हमारा किसी और कलर का होगा. टोटल केसेस क्या आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दैट वाइट इज इक्वल टू 1. एक ही बॉल वाइट है. सो डिनोमिनेटर में हमारे केसेस कितने आएंगे, 4 आर ब्लू, 5 आर वाइट एंड 6 आर ग्रीन. टोटल केसेस आ गए 6 + 5 11 + 4 15. 15 C2 आर टोटल केसेस. नाउ सिंस वी हैव टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 फ्रॉम द वाइट, तो 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 10C1. तो आंसर आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 15 इंटू 14/2. 15 इंटू 7 105. तो 50/105 विच इज 10/21. ऑप्शन ए इज द आंसर, 10/21. Is this part clear? Okay. Next question. Given below are two statements in context of throwing two different dices together. First statement है the probability that the two numbers obtained have an even sum, that is 0.50. Second statement probability that the two numbers obtained have an even product, so 0.75. तो पहले सम कब कब इवन आ सकता है, क्योंकि हमारे पास आउटकम क्या आएंगे, या तो डाइस थ्रो पे या फिर कभी भी इन जनरल नंबर्स हम ले रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर्स कैन बी इवन और ऑड. इजंट इट सो? सो इफ वी हैव टू नंबर्स, तो सम इवन कब आएगा, सम इक्वल टू इवन तब होगा जब इधर बोथ आर इवन, ई यानी इवन, ऑड ओ यानी ऑड, और बोथ आर ऑड. तो इन बोथ दीज केसेस सम विल बी इवन. ठीक है. ऑड कब होगा, व्हेन वन इज इवन, वन इज ऑड. तो इन दैट सिनेरियो सम विल बी ऑड. प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कब इवन होगा, प्रोडक्ट इवन हमारा तब हो जाएगा जबकि कोई भी एक नंबर इवन हो जाए, कोई भी एक इवन हो जाए. तो इवन इंटू इवन तब भी इवन, इवन इंटू ऑड, क्योंकि दो ऑर्डर में है भाई, पहला डाइस थ्रो सेकंड डाइस थ्रो, या ऑड इंटू इवन दैट इज ऑल्सो इवन. तो 3 केसेस में इवन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक केस में ऑड होगा जबकि दोनों ही हमारे नंबर्स ऑड हैं, तब ऑड हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा पहले स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टू नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव एन इवन सम. सम इवन तब होगा जबकि बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड. तो 2 केसेस बनेंगे. ठीक है. सम इवन के लिए 2 केसेस बनेंगे, इधर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड. इजंट इट सो? तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए दोनों इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 फॉर एनी वन नंबर इवन, 1/2 फॉर द सेकंड. ठीक है. तो इवन इंटू इवन प्लस बोथ ऑड, ऑड का ही प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2. ओके. तो आंसर आ जाएगा 1/4 + 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज 0.50. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इवन सम विल अकर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, और ऑड का ही प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा. अब प्रोडक्ट इवन होने के लिए सेकंड स्टेटमेंट, 3 केसेस में होगा प्रोडक्ट इवन हमारा, कब नहीं होगा, जबकि बोथ आर ऑड. तो बस 1 में से वो केस सब्ट्रैक्ट करो व्हेन बोथ आर ऑड, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1 - 1/4, 3/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट टू बी even, which is 0.75. So both statements are correct. Option A is the answer. Both first and second are true. Okay. ठीक है. Next question. A speaks truth in 75% cases and B in 80% of the cases. In what percent of the cases are they likely to contradict each other in narrating the same incident? अब incident same narrate कर रहे हैं, but they have to contradict each other. कब contradict करेंगे? When one is speaking truth and other is lying. तो वन स्पीकिंग ट्रूथ, अदर इज लाइंग. ठीक है. सो ए ट्रूथ बोल रहा है, बी लाई कर रहा है, ये केस हो सकता है, और ए इज लाइंग एंड बी इज स्पीकिंग ट्रूथ. 2 केसेस बनेंगे, तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इजंट इट सो? तो फर्स्ट केस ए स्पीक करता है ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ, ए स्पीक करता है ट्रूथ, ए स्पीकिंग ट्रूथ विल बी 75% विच इज 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ दिस इज इक्वल टू 80% विच इज 4/5. अब लाई का प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 3/4. The probability of A lying, this is equal to 1 - 3/4 which is 1/4, and probability of B lying. ठीक है. लॉजिकली ट्रूथ का उल्टा दिस इज लाई. ठीक है. इसको लाई की तरह रिप्रेजेंट करता है. तो बी लाइंग दैट इज इक्वल टू 1/5. ए इज स्पीकिंग ट्रूथ. अगेन ए और बी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ए सच बोलेगा झूठ बोलेगा, ये बी पे डिपेंड नहीं करता है. बी सच बोलेगा झूठ बोलेगा, ए पे डिपेंड नहीं करता है. बोथ आर इंडिपेंडेंट.
तो अगेन दोनों साथ में होना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो ए स्पीक्स ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4, बी लाइज, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 1/5, प्लस ए स्पीक्स ट्रूथ और ए स्पीक्स लाई, दैट इज प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4 एंड बी स्पीक्स ट्रूथ 4/5। ठीक है, तो 3 + 4 7/20 will be the answer, which is 35%. Option C. 7/20 into 100, 35% will be the answer. Okay. ठीक है, और यही परसेंटेज में निकालना था तो वैसे भी निकाल सकते थे कि ए 75% केसेस में सच बोलता है और बी 80% केसेस में सच बोलता है, तो 20% केसेस में बी विल बी लाइंग, 20% एंड 1/5 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस ए लाई करे 75% केसेस में सच बोल रहा है, फिर 25% केसेस में ही विल बी लाइंग, तो 1/4 इंटू 80%, तो 75/5 15% प्लस 20%, आंसर विल बी 35%। ठीक है, परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, एक को परसेंटेज में रहने दो, दूसरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, next the probabilities that a, b and d can solve a problem independently are 1/3, 1/3 and 1/4 respectively. The probability that only two of them are able to solve the problem, दो सॉल्व कर पाए, एग्जैक्टली दो, ओनली टू। ठीक है, एटलीस्ट टू होता तो फिर 3 वाला केस भी एक्सेप्ट हो जाता, ओनली टू यानी कि दो सॉल्व करेंगे, एक फेल करेगा। तो ए एंड बी लेट अस से आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट डी फेल्स। सेकंड केस, ए सॉल्व द प्रॉब्लम, बी फेल्स एंड डी ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड केस, ए फेल करेगा एंड बी एंड डी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में, और ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंट केसेस में कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि एंड में जाके हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। यहाँ पे तो फिर भी बहुत मुश्किल नहीं होगा, बट अदरवाइज कैलकुलेशन आसान रहता है, तो कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना है चीज़ों को। ये दिख रहा है तो 3 और 4 को कैंसिल कर दिया, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, ए सॉल्व कर रहा है 1/3, बी सॉल्व कर रहा है 1/3, और सी डी इज नॉट एबल टू सॉल्व, दैट विल बी 1 - 1/4 विच इज 3/4, प्लस और यानी एडिशन, ए इज एबल टू सॉल्व तो 1/3, B is not able to solve 2/3, 1 - 2/3, 1 - 1/3 which is 2/3 and D 1/4, plus last case A के केस में 2/3, B 1/3 and D 1/4। So न्यूमरेटर आ गया हमारा 3 + 2 + 2 which is equal to 7 by 4 3s are 12 into 3 36, 7/36। Option B is the answer. Okay, next question. 4 persons chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children. Exactly 2 of them are children. Again, तो सिमिलर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली 2 उसमें से चिल्ड्रन हो, टोटल केसेस कितने बनेंगे? 3 + 2 + 4 9C2, 9C4, सॉरी 9C4, 4 पर्सन को चूज करना है, और एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन का केस क्या बनेगा? 4 में से 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए और बचे हुए 5 में से 2 हमने सेलेक्ट किए, तो 4C2 × 5C2 by 9C4, 4C2 is 6, 5C2 is 10, divided by 9C4 will be 9 × 8 × 7 × 6 divided by 4 × 3 या 24 डायरेक्ट लिख दो, या फिर 4 × 3 × 2 लिख दो। तो 4 × 3 × 2, 3 × 2 से 6 गया, 4 से बचा यहाँ पे 2, और फिर 9 × 18 से बचा 3, 10/21 हो गया, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई हो गया। दिस विल बी 10/21 विच इज ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A and B be two events such that probability of A is equal to 0.25, probability of B is equal to 0.50, and probability of A intersection B is equal to 0.14. Then probability that neither A nor B occurs, probability क्या होगा? Such that neither A nor B occurs। तो या तो सेट थ्योरी से सॉल्व कर लो इसको कि A यूनियन B क्या हो जाएगा? दिस विल बी A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। यही सेम प्रॉबिलिटी अप्लाई करता है, प्रॉबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ A प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ B माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। So probability of A union B, this will be equal to probability of A, which is 0.25, plus probability of B 0.50 minus 0.14, तो आ गया this is equal to 0.61। A union B implies या तो A होगा या B होगा या बोथ होंगे। क्वेश्चन पूछा neither A nor B, यानी कि effectively for this is probability of A union B dash, so this will be equal to 1 minus probability of A union B, so 1 minus 0.61 which is 0.39। ओके, या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे समझ लो, दिस इज 0.25 यानी 25/100 है, दिस इज 0.50 50/100 है। वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टिप कर लो तो वेन डायग्राम वाला मेथड भी आना चाहिए। 14/100 है, तो 100 आइटम्स टोटल मान लिया हमने,
इफ टोटल आइटम्स आर 100 देन सेट ए में कितने हैं 25 है, सेट बी में कितने हैं 50 है, और ए इंटरसेक्शन बी में 14 है, 14 आर कॉमन इन बोथ। अब इफ 14 आर इन ए इंटरसेक्शन बी तो रिमेनिंग बचे 11, 25 टोटल थे ए में तो 11 ओनली ए, सिमिलरली 14 आर इन ए एंड बी बोथ सो ओनली बी में हो जाएंगे। 50 माइनस 14 दैट इज 36, टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल आ गया 50 प्लस 61, तो 39 बचेंगे हमारे विच इज नीदर इन ए नॉट इन बी, तो 39 बाई 100 विल बी आवर आंसर बिकॉज टोटल 100, 39 बाई 100 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements based on the following. If A and B are independent events such that probability of A is equal to small p, probability of B is equal to 2p, and probability of exactly one of A and B, exactly one of A and B, that is 5 by 9. ठीक, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेंशनड है यानी कि यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली निकाल पाएंगे। इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दिस इज इक्वल टू पी इंटू 2p, 2p स्क्वायर आ जाएगा। और हमें ये क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी दैट इज 5 by 9, दैट इज 5 by 9। ओके, तो अगर हम वेन डायग्राम की तरह सोचें तो कुछ ऐसा बनेगा, एक सेट ए है हमारा, एक सेट बी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल कितना है पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल इज 2p। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर आएगा। तो ओनली ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ओनली ए, दिस पोर्शन ओनली ए विल बी p माइनस 2p स्क्वायर, और ओनली बी हो जाएगा हमारा 2p माइनस 2p स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ये है हमारा ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, यही तो होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 5 by 9, दिस इज इक्वल टू 5 by 9। ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा 3p माइनस 4p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 by 9। मल्टीप्लाई कर दो 9 से पूरी इक्वेशन को तो आ जाएगा 27p माइनस 36p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5, 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 36 इंटू 5 180 आ रहा है, और 27 सम आ रहा है, तो कैसे ब्रेक कर पाओगे, 27 सम आ रहा है तो ये हमारा कैसे 12 12 और 15 में ब्रेक हो जाएगा। तो 36p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 15p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली ही वैल्यू मिल जाएगा, 12 15 ने जैसे ब्रेक कर लिया तो उसके बाद में 12/36 रूट होगा एक, और एक होगा 15/36, रूट यहीं से निकल आएगा, एक्चुअली 1/3 कमा 5/12। ठीक है, रूट निकाल ही लोगे, अदरवाइज फिर ऐसे ब्रेक करके फिर कॉमन लोगे 12p इंटू 3p माइनस 1, 12p माइनस 5 इंटू 3p माइनस 1, तो यहाँ से अल्टीमेटली हमें रूट मिल जाएंगे 1/3 एंड 5/12। ठीक है, दो रूट्स मिल गए, p इज इक्वल टू 1/3 एंड p इज इक्वल टू 5/12, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। बट लास्ट में एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है दैट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 से कम तो नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है, बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज, बट 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी जैसे बी की आ रही है, पी ए की तो पी है और पी हमारा ऑलरेडी लेस देन 1 है, प्रोबेबिलिटी बी की आ रही है 2p, तो क्या 2p हमारा लेस देन 1 आ रहा है, हाँ ये भी आ रहा है लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाँ करेक्ट आ रहा है, दोनों ही हमारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, इजंट इट सो। अगर हम सब कुछ ऐड कर दें, इन सारी वैल्यूज को ऐड करें, तब क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 जरूर आना चाहिए। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे हमारे, p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर विच विल इक्वल टू p, तो 3p माइनस 2p स्क्वायर, टोटल हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा इक्वल टू 3p माइनस 2p स्क्वायर, इजंट इट सो। या फिर कह लो कि दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो हमारा है और ये पोर्शन जो हमारा है, इन दोनों का सम तो 5/9 फिक्स्ड है, तो प्लस 2p स्क्वायर, तो 5/9 प्लस 2p स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो 2p स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 5/9 यानी कि 4/9, तो p स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4/18 या 2/9। ये भी जरूरी है, तो p इज इक्वल 1/3 में तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि p स्क्वायर 1/9 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस में p स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा
25/144, तो क्या ये 2/9 से छोटा है? 25/144, क्या ये 2/9 से छोटा है? हाँ, ये 2/9 से छोटा है, इजंट इट सो? तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो फाइन, बोथ आर फाइन। तो फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, बोथ आर ट्रू। ओके, बट ये वेरिफिकेशन जरूरी था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी होता तो अल्टीमेटली ये वैल्यू तुम्हारा 1 से बड़ा हो जाता, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, तो आंसर हमारा होगा बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू इन दिस केस, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इन प्रोबेबिलिटी। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू आइपमैट रोहतक एंड जिपमैट, तो हमने डिस्कस कर लिया मोस्टली। अगर फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, कोई तुम्हारी तरफ से पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो मेंशन कर सकते हो, या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन के साथ में। और साथ में सेशन पसंद है उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, और साथ में बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, अगर तुम राइट अवे देख रहे हो सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर द जिपमैट रोहतक, आइपमैट रोहतक, ओके जिपमैट नहीं, आइपमैट रोहतक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, टेक केयर।